अक्सर हम सुनते हैं जो कंपनी हाई डिविडेंड देती है वो ग्रो नहीं करती। डिविडेंड या ग्रोथ दोनों साथ में मिलना मुश्किल है और इन्वेस्टर्स इंक्लूडिंग वॉरेन बफे एक सिंपल बात समझाते हैं। Well, the answer is I do believe in dividends in a great many situations, including many of the ones companies in which we own stock. The test about whether to pay dividends is whether you can continue to create more than $1 of value for every dollar you retain. And there are many take See's Candy, which we own. See's Candy has paid everything virtually out to us that they've earned because they do not have the ability. यानी कि अगर कंपनी ₹1 बिजनेस में डालकर 1.2 रुपीज नहीं बना सकती तो उसे डिविडेंड देना चाहिए। लेकिन जब हम एक्चुअल डेटा देखते हैं तो स्टोरी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। निफ्टी टोटल मार्केट के 750 स्टॉक्स में से 48 कंपनीज ऐसी हैं जिनकी डिविडेंड यील्ड 2.5% से ऊपर है और उनमें से 15 कंपनीज का डिविडेंड यील्ड 4% से भी ज्यादा है। पर हाई डिविडेंड यील्ड का मतलब हमेशा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ या स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स नहीं होता। पर इसी यूनिवर्स में कुछ कंपनीज ऐसी भी मिलती हैं जहां डिविडेंड भी स्ट्रॉन्ग है एंड अर्निंग्स ग्रोथ भी तेज है और आज हम उन्हीं 3 कंपनीज के बारे में बात करने वाले हैं। इंडिया में ज्यादातर लोगों का कभी ना कभी पीएसयू बैंक में एक अकाउंट जरूर रहा होता है और इसी पीएसयू यूनिवर्स का एक मेजर नेम और हमारा पहला स्टॉक है बैंक ऑफ बड़ौदा। A dream cherished by the Maharaja of Baroda, Shri Sayaji Rao Gaikwad III. His dream became a reality with the opening of the first branch of the Bank of Baroda. One small step, 114 years ago, flourished over the years. And today, Bank of Baroda is one of the leading banks of India. इसका डिविडेंड यील्ड 2.9%, 3 ईयर सेल्स ग्रोथ 20%, प्रॉफिट ग्रोथ 38% और पीईजी रेशियो 0.2 है। बैंक ऑफ बड़ौदा एक बहुत ही पुराना पीएसयू बैंक है जो 1908 में एस्टैब्लिश हुआ था। Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 तक 8,446 डोमेस्टिक ब्रांचेस, 82 ओवरसीज ऑफिसेज 17 कंट्रीज में और 11,457 एटीएम्स के नेटवर्क के साथ ऑपरेट करता है। बैंक के की मैट्रिक्स पे नजर डालें तो बैंक का लोन बुक Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 में ईयर ऑन ईयर 11.9% बढ़ा और इसका मेन ड्राइवर रिटेल, एग्री, एमएसएमई यानी कि रैम सेगमेंट रहा, जिसमें रिटेल 17.6%, एग्रीकल्चर 17.4% और एमएसएमई 13.9% ईयर ऑन ईयर बढ़ा। अब रैम पोर्टफोलियो का शेयर 61.7% हो चुका है, जो ईयर ऑन ईयर 310 बीपीएस का जंप है। कॉर्पोरेट ग्रोथ कंपैरेटिवली 3% पर म्यूटेड रही। ग्रॉस एनपीए यानी कि बैंक के टोटल बैड लोन्स जिनमें रिपेमेंट 90 डेज से ज्यादा डिले होता है उसमें 34 बीपीएस की इंप्रूवमेंट देखने को मिली। वहीं नेट एनपीए यानी कि कितना लोन डिफॉल्ट हुआ Q2 फाइनेंशियल ईयर 26 में 3 बीपीएस का छोटा सा लेकिन पॉजिटिव इंप्रूवमेंट देखने को मिली, क्योंकि बैंक का प्रोविजन कवरेज रेशियो यानी कि पीसीआर बैंक अपने नॉन परफॉर्मिंग लोन्स को कवर करने के लिए कितना सेफ्टी कुशन यानी कि प्रोविजंस रखता है 93.21% रहा और स्लिपेज रेशियो भी जो कि ये बताता है कि कितने लोन्स गुड से बैड कैटेगरी में गए 16 बीपीएस से कम हुए। इन सब फैक्टर्स ने एसेट क्वालिटी को सपोर्ट किया। ये देखिए मैनेजमेंट क्या कहता है। एसेट क्वालिटी में 2-3 मैं नंबर्स बताऊंगा। एक तो जो स्लिपेज रेशियो है वो 0.91 है, क्रेडिट कॉस्ट 0.26 है। मेरा जो फ्रेश स्लिपेज है वो लास्ट क्वार्टर से लेस है और सेम क्वार्टर लास्ट ईयर से भी कम है। कैश रिकवरी बेटर है, जो अपग्रेडेशन बेटर है। सो इन दैट वे जो एसेट क्वालिटी आई थिंक जो नंबर्स है जीएनपीए, नेट एनपीए, स्लिपेज रेशियो, क्रेडिट कॉस्ट का ये चारों पैरामीटर देखते हैं उसमें बैंक में समझता हूँ कि काफ़ी अच्छा किया है। कंपनी के फाइनेंशियल्स एनालाइज करें तो नेट इंटरेस्ट इनकम ईयर ऑन ईयर 2.7% से बढ़ी, लेकिन नेट इंटरेस्ट मार्जिन 15 बीपीएस गिरकर 2.96% हो गया। एडवांसेस 11.9% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुए हैं। रिटेल एडवांसेस ने इस ग्रोथ को लीड किया है 17.6% की ग्रोथ के साथ, लेकिन यील्ड ऑन एडवांसेस डोमेस्टिक लेवल पे 62 बीपीएस और इंटरनेशनल बिजनेस में 91 बीपीएस डाउन रहा। साथ ही इंटरेस्ट एक्सपेंस 4.9% से ऊपर गया और डोमेस्टिक कासा यानी कि बैंक के करंट और सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट्स का शेयर 110 बीपीएस डिक्लाइन होकर 38.42% पर आ गया। कासा डिक्लाइन होने का मतलब है कि बैंक ज्यादा एक्सपेंसिव टर्म डिपॉजिट्स कंपेयर्ड ओवर सेविंग अकाउंट पर डिपेंड कर रहा है, जिनकी ग्रोथ 11.7% रही। जब कासा रेशियो गिरता है और टर्म डिपॉजिट शेयर बढ़ता है तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ फंड्स पर प्रेशर आता है। हालांकि ईयर ऑन ईयर एनआईएम डाउन है,
लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये 5 बीपीएस से इंप्रूव हुआ है। रेपो रेट कट का इम्पैक्ट क्वार्टर 2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 में फुल नहीं आया। EBLR लिंक्ड लोन्स जो कि आरबीआई के रेपो रेट से लिंक्ड होते हैं लोअर रेट पर रीप्राइस हुए, लेकिन डिपॉजिट्स कंपैरेटिवली स्लो रीप्राइस होते हैं, इसलिए इस क्वार्टर में NIM और NII पर प्रेशर बना रहा। मैनेजमेंट का कहना है कि सितंबर तक 70 से 80% डिपॉजिट बुक रिप्राइस्ड हो जाएगी। क्वार्टर 2 फाइनेंशियल ईयर 26 में नेट इंटरेस्ट इनकम 32% ईयर ऑन ईयर गिरी, क्योंकि पिछले साल के 900 करोड़ रुपए वन ऑफ NCLT रिकवरी बेस बड़ा कर गया था। ऊपर से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़े, जिसकी वजह से कॉस्ट टू इनकम रेशियो 43.6% से 51% हो गया और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऑलमोस्ट 20% की गिरावट देखने को मिली। एंड इसके बारे में मैनेजमेंट भी यही कह रहा है। नहीं, देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसलिए गिरावट है कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में वन ऑफ था ऑन द NCLT रिकवरी। हमारा इस क्वार्टर में नॉर्मलाइज ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, उसमें हमको ना ट्रेजरी से एडिशनल इनकम मिला है, ना रिकवरी ऑफ TWO से एडिशनल मिला है। इन दैट वे ये जो हमारा जो 7,500 to 8,000 करोड़ का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का जो लेवल है, ये नॉर्मलाइज लेवल है और आगे वन अप आ सकता है। TWO हमारा 63,000 करोड़ का बुक है, उधर कोई वन ऑफ पॉजिटिव आ सकता है। ट्रेजरी सपोज अभी 10 ईयर GSEC में कोई पॉजिटिव मूवमेंट होता है, बिकॉज फेड में भी कुछ कट का एक्सपेक्टेड है, उस टाइम में भी पॉजिटिव फर्दर आ सकता है। बट हम जो नॉर्मलाइज ऑपरेटिंग प्रॉफिट का रेंज करंट सिनारियो में जो देखते हैं वो 7,500 से 8,000 देखते हैं। प्रोविजंस कम थे, इसलिए एसेट क्वालिटी स्ट्रांग दिखी, पर पैट 8% डाउन रहा। मैनेजमेंट कहता है कि वन ऑफ रिकवरी रिमूव कर दें तो प्रॉफिट ग्रोथ 22% होती। इस पे मैनेजमेंट का भी यही कहना था। तो कभी कभी देखने मिलता है कि वन ऑफ के लिए आपका जो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाता है, बट इन दैट वे इस क्वार्टर टिपिकली लास्ट ईयर से पूरा कंपेरेबल नहीं है, बट सिक्वेंशियली बात करेंगे तो ये बेटर है। एक कॉन्टेक्स्ट इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि हमारा नेट प्रॉफिट इस बार हमने 400 करोड़ का फ्लोटिंग प्रोविज़न किया है, तो हमारा नेट प्रॉफिट उसी के साथ देखना चाहिए। कंपनी की ग्रोथ आउटलुक देखें तो मैनेजमेंट ने फुल ईयर 11 से 13% ग्लोबल क्रेडिट ग्रोथ का आउटलुक मेंटेन किया है, जिसमें रैम सेगमेंट यानी कि रिटेल, एग्री, MSME में 18 से 20% की ग्रोथ टारगेटेड है। लॉन्ग टर्म प्लान रैम के शेयर को लगभग 65% ऑफ ओवरऑल लोन पोर्टफोलियो तक ले जाने का है। साथ ही NIM गाइडेंस 2.85 से 3% पे मेंटेन्ड है। बैंक में कुछ की चैलेंजेस भी हमें देखने को मिलते हैं। डोमेस्टिक कासा रेशियो 110 BPS गिरकर 39.52 से 38.42% हो गया। अगर ये कंटिन्यूड रहा तो फंडिंग कॉस्ट और मार्जिन्स पर प्रेशर रह सकता है। सेकंड स्टॉक है वेट। आप में से अगर किसी ने अपनी पहली बाइक ली हो, बहुत चांसेस हैं कि वो इस कंपनी के पोर्टफोलियो से ही होंगी। और हाँ, ये बाइक आप कैसे भूल सकते हैं। जी हाँ, हमारी नेक्स्ट स्टॉक है हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प का डिविडेंड यील्ड 2.69% है और पिछले 3 साल में सेल्स 11.46% और प्रॉफिट 23.85% तक बढ़े हैं। PG रेशियो भी 0.97 पर है। ये दुनिया का लार्जेस्ट 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरर है एंड इसका कोर पोर्टफोलियो 3 की कैटेगरीज में डिवाइडेड है। कोर सेगमेंट कंपनी का बैकबोन है, जहां 100cc, 110cc कम्यूटर बाइक स्पेशली स्प्लेंडर प्लस फाइनेंशियल ईयर 25 में 82.6% मार्केट शेयर के साथ इंडस्ट्री लीडरशिप ड्राइव कर रही थी। स्कूटर्स में जूम सीरीज से फास्ट ग्रोइंग अर्बन मोबिलिटी और मैक्सी स्कूटर सेगमेंट में कंपनी को एंट्री मिली। प्रीमियम पोर्टफोलियो में कंपनी मॉडल्स लाइक करिश्मा, XMR, एक्सट्रीम सीरीज और हार्ले डेविडसन X440 जैसे प्रोडक्ट्स ऑफर करती है। लास्टली EV कैटेगरी वीडा ब्रांड के थ्रू स्केल हो रही है, जबकि EV स्पेस में कंपनी का लगभग 30.26% स्टेक है एथर एनर्जी में एज ऑफ सितंबर 25, जो हीरो को इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर सेगमेंट में एक स्ट्रॉन्ग इनडायरेक्ट पोजिशनिंग देता है। कंपनी के फाइनेंशियल्स देखें तो कंपनी की सेल्स 16.55% ईयर ऑन ईयर से बढ़ी एंड इसका बिगेस्ट ड्राइवर था वॉल्यूम ग्रोथ, जहां डिस्पैचेस ईयर ऑन ईयर 15.2 लाख से 16.91 लाख यूनिट्स हो गए। साथ ही फेस्टिव सीजन में हीरो का आइस वाहन ग्रोथ 16.2% रहा, इंडस्ट्री के 14.7% से
ऊपर, जिससे 40 BPS का मार्केट शेयर गेन भी मिला। कंपनी की एवरेज सेलिंग प्राइस भी 4.2% ईयर ऑन ईयर इंप्रूव हुई है, शोइंग बेटर प्राइसिंग एंड प्रोडक्ट मिक्स। ग्लोबल बिजनेस ने भी 77% ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ दिखाई है, जो कि ऑलमोस्ट 3x ऑफ इंडस्ट्री ग्रोथ है। वहीं पे एक्सपेंसेस 15.4% की ग्रोथ देखने को मिली, जो रेवेन्यू ग्रोथ से स्लोअर रहा। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर 20% प्लस बढ़ा और मार्जिन भी इंप्रूव हुए। आइस बिजनेस पेट्रोल टू व्हीलर सेगमेंट के मार्जिन में 121 BPS ईयर ऑन ईयर की बढ़ोतरी देखने को मिली। इस इंप्रूवमेंट के की ड्राइवर्स थे लोअर मटेरियल कॉस्ट और बेटर कॉस्ट एफिशिएंसीज, जिसने ओवरऑल एबिटा को इंप्रूव किया। कंपनी का नेट प्रॉफिट भी लगभग 24% ईयर ऑन ईयर बढ़ा, जहां स्ट्रॉन्ग एबिटा ग्रोथ और कंपैरेटिवली स्लोअर टैक्स इंक्रीज ने पैट को बूस्ट किया। कंपनी के कुछ की ग्रोथ आउटलुक देखें तो मैनेजमेंट का कहना है कि एबिटा मार्जिन्स 14 से 16% के बैंड में सस्टेनेबल रह सकते हैं। साथ ही फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए उनका टारगेट है कि ग्लोबल बिजनेस 40% से ज्यादा ग्रो कर सकता है और लॉन्ग टर्म में कंपनी चाहती है कि लगभग 10% रेवेन्यू एंड वॉल्यूम्स ग्लोबल बिजनेस से कंट्रीब्यूट हो। वहीं पे कंपनी की बैलेंस शीट देखें तो कंपनी के शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स फाइनेंशियल ईयर 25 में काफी बढ़े थे, लेकिन सितंबर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 में थोड़ी स्लो बढ़ी। कंपनी की इन्वेंट्री फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 में इन्वेंट्रीज फेस्टिव बिल्डअप के चलते हाई थी। साथ ही सितंबर 25 तक ट्रेड पेबल्स लगभग 1900 करोड़ से ज्यादा से जंप हो गए फाइनेंशियल ईयर 25 के कंपैरिजन में, और ट्रेड रिसीवेबल्स भी ऊपर दिख रहे हैं। लेकिन मैनेजमेंट का कहना है कि फेस्टिव पीरियड के बाद कलेक्शंस अच्छी रही हैं, एज इंडियन बिजनेस के रिसीवेबल डेज 30 डेज से कम होकर लगभग 12 दिन पर आ गए हैं। कंपनी का कैश फ्लो देखें तो CFO फाइनेंशियल ईयर 25 में वर्किंग कैपिटल नीड्स के चलते नॉर्मलाइज हुआ। फर्स्ट हाफ फाइनेंशियल ईयर 26 में रिसीवेबल्स और इन्वेंट्रीज में आउटफ्लो था, फिर भी CFO बाय पैट 118% तक इंप्रूव हुआ, जो स्ट्रॉन्ग कैश कन्वर्जन दिखाता है। कंपनी के कुछ की चैलेंजेस देखें तो कंपनी का एक्सपोर्ट शेयर अभी भी लो है। फाइनेंशियल ईयर 25 में सिर्फ लगभग 7% और 95% वॉल्यूम्स एज ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 डोमेस्टिक मार्केट पे डिपेंडेंट थे, इसलिए बिजनेस रूरल डिमांड में चेंजेस से अफेक्ट हो सकता है। हमारी तीसरी कंपनी है आदित्य बिरला सन लाइफ AMC। कंपनी का डिविडेंड यील्ड 3.28% है और पिछले 3 साल में सेल्स 12% और प्रॉफिट 11% ग्रो हुआ है। PEG रेशियो भी 1.9 के अराउंड है। ये कंपनी म्यूचुअल फंड्स, ETFs, PMS, AIFs और ऑफशोर एडवाइजरी सर्विसेज ऑफर करती है एंड ये आदित्य बिरला कैपिटल और सन लाइफ इंडिया AMC इन्वेस्टमेंट्स के अंडर ऑपरेट करती है। कंपनी का नेटवर्क 300 से ज्यादा लोकेशंस तक फैला हुआ है और इसका 80% भी 30 सिटीज में है, मतलब रिटेल रीच काफी ज्यादा है। साथ ही ऑल्टरनेटिव्स बिजनेस में भी PMS बाय AIF AUM 30,300 करोड़ तक पहुंच चुका है। कंपनी के कुछ की मैट्रिक्स पे नजर डालें तो Q2 फाइनेंशियल ईयर 26 तक कंपनी का टोटल एवरेज AUM लगभग 4.61 लाख CR तक रीच कर गया। इसमें से 1.92 लाख CR इक्विटी फंड्स में थे, जो 7% बढ़े, और म्यूचुअल फंड एसेट्स भी 9% बढ़कर 3.72 लाख करोड़ तक पहुंच गए। एंड SIP में भी सितंबर 25 में 1100 करोड़ SIP इनफ्लो आया। 3.9 मिलियन अकाउंट्स एक्टिव हैं और लगभग 5.8 लाख नए SIPs जुड़े और 90% SIPs लॉन्ग टर्म वाले हैं। वहीं पे कंपनी के फाइनेंशियल्स देखें तो सेल्स 9% ईयर ऑन ईयर बढ़ी, क्योंकि Q2 फाइनेंशियल ईयर 26 में कंपनी का टोटल AUM 15% ईयर ऑन ईयर से बढ़कर 4.61 लाख CR हो गया। AMC के रेवेन्यू लार्जली फी बेस्ड होते हैं, जितना बड़ा AUM उतनी ज्यादा मैनेजमेंट फी, इसलिए टॉप लाइन नेचुरली ऊपर गई। इस इंक्रीज में ऑल्टरनेटिव ने बिग पुश दिया। PMS बाय AIF AUM 8x बढ़कर 30,300 CR हो गया। साथ ही इक्विटी AUM की ग्रोथ भी 7% बढ़ के 1.92 लाख CR हुई। Q2 फाइनेंशियल ईयर 26 में टोटल एक्सपेंसेस 3% ईयर ऑन ईयर बढ़े, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस अच्छी रही एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट 13% ईयर ऑन ईयर बढ़ा। हाउएवर ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी पर प्रेशर आया बिकॉज अदर इनकम 53% ईयर ऑन ईयर गिर गई एंड इसी ड्रॉप ने PBT को 6% नीचे ला दिया डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग कोर ऑपरेशंस। टैक्स एक्सपेंस में भी 400 BPS की गिरावट देखने को मिली, जिससे बॉटम लाइन को कुशन मिला और नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट फ्लैट रहा अप्रोक्सीमेटली 241 CR पर, बट नेट मार्जिन 57% से स्लिप होकर 52% तक आ गए। कंपनी के कुछ की ग्रोथ आउटलुक को देखें तो कंपनी करेंटली लार्ज 8 सिटीज में अराउंड 9,000 को सर्विस देती है। मैनेजमेंट का प्लान है कि बिजनेस को नेक्स्ट 12 लोकेशंस तक एक्सपैंड करके कवरेज टॉप 20 लोकेशंस तक ले जाने का। कंपनी का कैश फ्लो देखें तो CFO फाइनेंशियल ईयर 25 में स्लाइटली इंप्रूव हुआ था, बट फर्स्ट हाफ फाइनेंशियल ईयर 26 का
384 CR रहा। CFO by PAT भी 88% इन फाइनेंशियल ईयर 24 से फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 में 74% पे आ गया। ये दिखाता है कि प्रॉफिट का लार्जर पोर्शन कैश में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा। कंपनी के कुछ की चैलेंजेस को देखें तो कंपनी का पी पीयर्स से चीप लग रहा है, बट इसका रीजन ये है कि पिछले 3 साल में सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ सिर्फ 12% और 11% रहा है, जो पीयर्स के 20% से ज्यादा ग्रोथ से स्लो है। सो कंपनी की वैल्यूएशन रीजनेबल है, बट फिर भी ग्रोथ आना जरूरी रहेगी एंड इन्वेस्टर्स को इसे क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा। तो ये थे हाई डिविडेंड यील्ड के साथ अच्छी ग्रोथ और रीजनेबल वैल्यूएशन वाले 3 स्टॉक्स। आपको इन तीनों में से सबसे अच्छा कौन सा लगा? कमेंट्स में हमारे साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ग्रोइंग। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.